गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं शादाब सुहेल आप लोगों का एलाइट कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस ग्लोबल क्राइसिस में, इस पैंडेमिक कोविड-19 का जो पैंडेमिक महामारी फैली हुई है, इस पीरियड में आप लोग घर पर होंगे और सेफ होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स जो पेंडिंग थे, जिसमें से एक आपका बिजनेस स्टडीज़ का एग्ज़ाम है, वो आने वाली अपकमिंग डेट पे जब कंडक्ट किया जाएगा तो आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छे से होगा, आप लोग फुल प्रिपेयर होकर जाएंगे। और उसी के लिए हम लोग, हमारा पूरा एलाइट परिवार आप लोगों के लिए यूट्यूब पर पूरा एक रैपिड रिवीजन के तौर पर एक सिलेबस बिजनेस का प्रोवाइड करवा रहा है और आप हम लोग के चैनल से पूरा रिवीजन कर सकते हैं और आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट करके, अच्छे से देकर और आगे अच्छे स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। तो अब आज हम लोगों का जो टॉपिक है और आज हम लोग जिस चीज़ को पढ़ेंगे वो बहुत ही जनरल और बहुत ही सिंपल सी बात है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका बोर्ड पर लिखा हुआ है, बिजनेस स्टडीज का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये जो चैप्टर है या फिर हम कहें जो टॉपिक है, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसमें कवर करना है फ्यूल के प्रिंसिपल, फिर हमें एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल, फिर प्रिंसिपल्स का नेचर या कैरेक्टर या फीचर क्या होगा, फिर उस प्रिंसिपल की नीड या इंपॉर्टेंस क्या है, और लास्ट में साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर। ये 5 चीजें जैसे ही हम कवर कर लेंगे तो ये हमारा पूरा जो टॉपिक है वो पूरा वाइंड अप हो जाएगा। तो हम लोग आज जो शुरुआत करेंगे सबसे पहला जो टॉपिक है फ्यूल्स के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल्स तो हम लोगों ने बहुत पढ़े हैं, हम लोगों ने अभी तक 11 तक प्रिंसिपल्स ही पढ़ते हुए आए हैं। 10 तक हमने साइंस में प्रिंसिपल्स बहुत सारे पढ़े, फिजिक्स में पढ़े थे बहुत सारे प्रिंसिपल्स। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोगों ने देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूल के प्रिंसिपल क्या है, जनरल गाइडलाइंस। ये प्रिंसिपल, ये जो सिद्धांत हैं जो फ्यूल ने बताए हैं या फ्यूल ने जो डिस्क्राइब किया है, तो ये प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं कि कोई बहुत ही एक्सपेरिमेंट्स और बहुत ही वैसी डीप केमिकल रिएक्शन करने के बाद निकल कर आए हैं। ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, ये ऐसे प्रिंसिपल हैं जो हमें अपने आसपास नजर आते हैं। हमें इन प्रिंसिपल को रटने की या इन प्रिंसिपल्स को बैठ के हम रटें और उसको दिमाग में बैठाएं, वो जरूरत नहीं है। हम बस इन प्रिंसिपल्स को समझेंगे और इन प्रिंसिपल्स को पढ़ने के बाद हम अपने आसपास देखेंगे कि क्या हमारे आसपास ऐसा ही कल्चर है या ऐसे ही चीजें फॉलो की जा रही हैं। तो हमें पता चलेगा या हमें समझ में आएगा कि ये प्रिंसिपल्स नहीं, एक तरीके से जनरल गाइडलाइंस से कुछ आम बातें हैं। जनरल गाइडलाइंस मतलब क्या, ये हमारे लिए एक आम बात है या एक तरीके से आम चीजें हैं जो हम अपने आसपास होते हुए देखते हैं, बस हम नोटिस नहीं करते हैं। तो आज हम बस आप लोगों को थोड़ा नोटिस कराएंगे और उसकी तरफ थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि ये प्रिंसिपल्स कोई ऐसा नहीं है कि किताबों में लिखा गया है। ये प्रिंसिपल्स हमारे आसपास ही होते हैं, बस उन्हीं को देखकर फ्यूल साहब ने क्या किया, इसको नोटबुक में या बुक में क्या कर दिया, लिखवा दिया। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री होती है, ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में, कैसा भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे हमारा घर है, ठीक है, तो हमारे घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो पापा ने अपना काम संभाल रखा है, पापा बाहर ऑफिस का काम कर रहे हैं, पापा बाहर से सब्जियां ला रहे हैं। तो मम्मी ने अपना किचन वगैरह संभाल रखा है या घर के जो काम है वो संभाल रखे, मम्मी के जो बाहर के काम है मम्मी के, वो मम्मी संभाल रही है। फिर जो हमारा बड़ा भाई या छोटा भाई है वो अपने काम देख रहा है, हमारी जो सिस्टर है वो अपने काम देख रही है। तो मतलब घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, तो एक ही मेंबर सारे काम नहीं कर रहा है, हर मेंबर ने अपने काम को बांट रखा है और उसी तरीके से काम कर रहे हैं। और ऐसा करने से काम सही तरीके से और अच्छे ढंग से और समय पर पूरा हो रहा है। लेकिन अगर एक ही पर्सन सारे काम करेगा, क्या काम टाइम पर पूरा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में भी
बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। क्या एक वर्कर, एक एम्प्लॉय से हम सारे काम ले सकते हैं? क्या एक वर्कर सारे काम में एक्सपर्ट हो सकता है? नहीं। तो फेल साहब ने बोला कि जो पहला प्रिंसिपल है, वो पहला प्रिंसिपल इन्होंने बताया डिवीजन ऑफ वर्क। अब इस डिवीजन ऑफ वर्क में क्या बताया? सिंपल सा बताया गया कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वर्कर्स या जो भी एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो काम को डिवाइड करके, बांट कर करना चाहिए, ताकि हर पर्सन अपने अलॉटेड काम को सही ढंग से समय पर पूरा कर सके। बिकॉज टेलर सेज दैट एवरी पर्सन या हर एक पर्सन इज नॉट एक्सपर्ट, इज नॉट परफेक्ट इन एवरी स्किल, इन एवरी वर्क। कोई भी पर्सन, कोई भी वर्कर या कोई भी एम्प्लॉय सारे काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। हर वर्कर की, हर एम्प्लॉय की अपनी एक स्किल होती है और वो अपनी स्किल में ही परफेक्ट होता है। तो टेलर साहब ने कहा, सॉरी फेल साहब ने, कि हम एम्प्लॉयज की, वर्कर्स की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम उनको उनका काम देंगे और उस काम को बांटकर, एम्प्लॉयज के बीच में काम को बांटकर उस काम को कंडक्ट कराया जाएगा, ताकि वो काम अच्छे ढंग से और समय पर पूरा हो सके। अच्छा, लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है पॉजिटिव इम्पैक्ट और consequences of violation of principle। यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें देखना है कि हर एक प्रिंसिपल का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करें तो उसका क्या दुष्परिणाम हमारे सामने निकल कर आएगा। तो हम देखते हैं कि अगर डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं, अगर हम काम को बांट कर रहे हैं, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आएगा कि काम कहीं ना कहीं एक अच्छे वे से, एक सिस्टमैटिक वे से, और काम ऑन टाइम कंप्लीट होगा। लेकिन अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो ना करें, तब क्या होगा? तब उसका कंसिक्वेंस, उसका रिजल्ट ये आएगा कि कहीं ना कहीं वहां पर जब काम को बांटा नहीं जाएगा, तो सारे वर्कर्स आपस में कंफ्यूज रहेंगे, आपस में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सा काम किसे करना है, किसी को पता ही नहीं है। और जब किसी को पता ही नहीं होगा, तो पता चला वो उनके सहारे बैठे हैं, वो उनके सहारे बैठे हैं, इससे आपस में कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब समझ में आ गया कि वर्क मस्ट बी divided into small parts between the employees as per their qualification and their skills। फिर उसके बाद आता है अगला प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ कमांड। अब यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? यूनिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब होता है एकता या एक, यूनिट ऑफ कमांड। कमांड का मतलब यहाँ पर क्या है? कमांड का मतलब है कि जैसे हम लोग जब लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह सिस्टम चलाते हैं तो हम कमांड करते हैं, मतलब हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो हम कमांड कर रहे हैं, उधर से रिजल्ट निकल के आता है। तो यहाँ पर कमांड का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी वर्कर काम कर रहा है, अब ये सारे वर्कर हैं, अब इन वर्कर के ऊपर बहुत सारे इनके सुपीरियर बैठे होंगे, तो ये जो सुपीरियर हैं, अब पता चला ये जो एक सबऑर्डिनेट है इनका, ये जो इनके नीचे काम कर रहा है, अब सारे बॉस, ठीक है, या बहुत सारे बॉस मिलकर एक सबऑर्डिनेट को एक साथ ऊपर से कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं काम को करने के लिए। अब जैसे मान लो स्कूल में, अब स्कूल में कोई एक प्यून है, अब उस प्यून को सारे टीचर्स या मैक्सिमम 5-6 टीचर्स ने एक साथ बुला लिया या एक साथ वहां से ऑर्डर कर दिया। किसी ने बोला हमें चौक देकर देने आओ, किसी ने बोला हमें डस्टर पहुंचा दो, किसी ने बोला पानी पहुंचा दो, किसी ने बोला कि ये फाइल पहुंचा दो। अब वो प्यून कंफ्यूज हो गया कि आखिर किसका काम पहले करें और किसका काम बाद में करें, क्योंकि अगर एक का पहले करता है तो बाकी 4 बुरा मान जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस प्रिंसिपल में यही बताया गया है कि अगर किसी भी सबऑर्डिनेट को ऑर्डर मिल रहा है ऊपर से, तो एक टाइम पे एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। उसको अगर एक साथ कई लोगों से ऑर्डर मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं काम करने को लेकर कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर कौन सा काम किया जाए और कौन सा काम बाद में किया जाए। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड में यही है कि आखिर यहाँ पर एक सबऑर्डिनेट को एक टाइम पर एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए ताकि वो उस काम को परफेक्ट तरीके से कर सके।
उसके अंदर कंफ्यूजन ना रहे। क्यों? क्योंकि अगर कई लोगों से ऑर्डर मिलेगा तो वहां पर उसके मन में एक कंफ्यूजन ये क्रिएट होगी कि कौन सा काम को पहले प्रायोरिटी दे और कौन सा काम उसके बाद किया जाए। अब आता है कि आखिर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा। पॉजिटिव इंपैक्ट ये होगा कि सबऑर्डिनेट और सुपीरियर में रिलेशन अच्छे बने रहेंगे। भाई जब एक टाइम पर एक ही बॉस का ऑर्डर मिलेगा तो उस बॉस का काम आसानी से और अच्छे ढंग से पूरा करेगा, तो उनका रिलेशन अच्छा बना रहेगा। और दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा? दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट ये होगा कि जो सबऑर्डिनेट है वो कंफ्यूज नहीं होगा, उसके अंदर किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो ना किया जाए, मतलब अगर एक सबऑर्डिनेट को कई सुपीरियर ऑर्डर दे रहे हैं एक साथ, तो आखिर उसका क्या रिजल्ट आएगा, उसका क्या परिणाम निकल के आएगा? तो पहला यही कि वो क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा। वो कंफ्यूज इस बात को लेकर होगा कि आखिर कौन सा काम करे कौन सा काम ना करे, और इससे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के रिलेशन में भी कहीं ना कहीं दरार आएगी। तो ये तो हो गया इसका कंसिक्वेंस। अब अगला आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है? कहते हैं एकता में बल है, एकता में बल है। जैसे एक स्टोरी सुनी होगी कि कई सारी लकड़ियां अगर एक साथ मिलाकर तोड़ो तो नहीं टूटती है, मगर अलग अलग लकड़ी को तोड़ो तो वो टूट जाती है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, मान लो फॉर एग्जांपल अगर 50 या 100 वर्कर काम कर रहे हैं, तो सब लोग कंपनी का जो गोल है, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन और इसका ऑर्गेनाइजेशन का गोल ये है, तो सारे वर्कर्स के जो एफर्ट्स हैं, यहाँ पर जितने भी टॉप सुपीरियर सबऑर्डिनेट जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, सबके जो एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स सेम डायरेक्शन में एक ही दिशा में होने चाहिए। सब अपनी मेहनत को ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए यूटिलाइज करें। सारे लोग ऐसा ना हो कि कोई अपनी एफर्ट्स को अपने तरीके से यूज कर रहा है, कोई अपना अलग यूज कर रहा है, कोई अपना अलग काम कर रहा है। तो जब इस तरीके से स्कैटर्ड होकर एफर्ट्स दिए जाएंगे, जब अलग अलग बिखराव में एफर्ट्स दिए जाएंगे, तो वो एफर्ट्स इतने बेनिफिशियल, इतने प्रोडक्टिव नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यही बताया गया कि सब लोग मिलकर एक ही दिशा में, एकल दिशा, एक ही दिशा में आगे बढ़े और अपनी मेहनत को, अपनी एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन पे यूटिलाइज करें, और डायरेक्शन होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ हमें ले जाए। और अगर इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करते हैं तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा कि इट हेल्प, ये प्रिंसिपल हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। और इसका अगर हम इसको फॉलो नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो कहीं ना कहीं हम अपने गोल से क्या होंगे, दूर होते चले जाएंगे और हम काम को परफेक्ट और टाइमली पूरा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आता है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता और टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड। अब मान लीजिए कि जैसे हम हैं, अब हम एक एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं। अब हमारा पहले ट्रांसफर हुआ लखनऊ, हमें 6 महीना लखनऊ में रखा गया, फिर तुरंत ट्रांसफर कर दिया गया आगरा, हमें 3 महीना वहां रखा गया। आगरा से हमें उठाकर भेज दिया सुल्तानपुर, फिर सुल्तानपुर से उठाकर हमें भेज दिया यूपी के बाहर। तो इस तरीके से अगर बहुत ही जल्दी रिकरिंग बेसिस पे बार बार कम टाइम पीरियड में ही अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो रहा है, तो अब जरा सोचिए एक एम्प्लॉय जब नई जगह जाता है तो वहां उस एटमॉस्फेयर में वो एडजस्ट होने में कुछ टाइम लेता है, और जब वो एडजस्ट होने में टाइम लेगा तो कहीं ना कहीं वो उस ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का यूज कर रहा है। अगर हम कहीं नई जगह पोस्टिंग हुई तो हमें महीना 2 महीना तो वहां खाली माहौल को समझने में लग जाएगा, फिर उसके बाद हम अपने फ्लो में काम कर पाएंगे। और पता चला हम 2 महीने में माहौल समझे ही थे, हम अपने फ्लो में काम करना स्टार्ट करने ही वाले थे, कर ही रहे थे कि उठाकर फिर कहीं और भेज दिया। तो इस तरीके से क्या हम अपने एफर्ट्स को, अपनी स्किल को अच्छे से क्या यूटिलाइज कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो भी एम्प्लॉय या जो भी वर्कर काम कर रहा है, उन वर्कर्स का जल्दी ट्रांसफर ना किया जाए। कोई भी वर्कर अगर कहीं पर भी है तो उसको एक रीजनेबल टाइम तक एक पर्टिकुलर प्लेस पर उससे वर्क कराया जाए। अगर उसको रिपीटेटिव बेस पर उसका ट्रांसफर, उसकी पोस्टिंग होती रहेगी तो वो अच्छे से काम
नहीं कर पाएगा। तो यही बताया गया है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। और ये आप भी जानते हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो, आपको बार बार पोस्टिंग दी जाए, आपको बार बार ट्रांसफर दिया जाए, क्या आप कहीं पर भी सही से काम कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। तो अब आता है कि आखिर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। अगर हम किसी भी वर्कर या एम्प्लॉय को एक जगह एक रीजनेबल टाइम तक रोक कर रखेंगे काम करने के लिए, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि वो वर्कर अच्छे ढंग से काम कर पाएगा और वो वर्कर अपने स्किल को अच्छे तरीके से वहां यूटिलाइज कर सकता है या कर पाएगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? निगेटिव इम्पैक्ट यही होगा कि वो अपने एफर्ट्स को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, वो अच्छे तरीके से कहीं एडजस्ट नहीं हो पाएगा और वो इस कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग एनवायरनमेंट में अच्छे से एडजस्ट ना हो पाने के कारण वो काम भी नहीं कर पाएगा। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अच्छा, लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, कहाँ पर? एक प्रिंसिपल ये कमांड में और एक होता है ऑर्डर में। लोग सोचते हैं ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि ऊपर से बॉस ऑर्डर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर का मतलब वो वाला ऑर्डर नहीं है जो ऊपर से हमारा बॉस हमें पिन करता है, ऑर्डर करता है। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है कि हमारे घर में क्या होता है, सारी चीजें बड़ी ऑर्डरली रखी रहती है। हमें क्या करना है, हमें अगर कोई भी चीज ढूंढनी है तो हम आसानी से क्या करते हैं, घर में हमें पता है पर्टिकुलर प्लेस पर हमारा फर्स्ट एड बॉक्स होगा, उस पर्टिकुलर प्लेस पर हमारे इलेक्ट्रॉनिकल टूल्स होंगे, जिससे कि हम आसानी से उन चीजों तक पहुंचकर उसको उठा या उसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी चीज की पर्टिकुलर प्लेस फिक्स ना हो, ऑर्डरली चीजें ना रखी हो, तो पता चला किसी के चोट लग गई तो पूरे घर में फर्स्ट एड बॉक्स ही ढूंढते फिर रहे हैं, तो इससे टाइम भी वेस्ट हो रहा है, रिसोर्सेज का भी वेस्टेज हो रहा है और कहीं ना कहीं हम अपने एफर्ट्स को भी वेस्ट कर रहे हैं और हम अपने काम को कर भी नहीं पा रहे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन में बताया गया है कि जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, जैसे अब स्कूल है तो केमिस्ट्री टीचर केमिस्ट्री लैब में मिल जाएंगे, फिजिक्स टीचर फिजिक्स लैब में होंगे, बायो टीचर बायो लैब में होंगे, स्पोर्ट्स टीचर स्पोर्ट्स रूम में मिल जाएंगे आपको, या और जो जनरल टीचर्स हैं वो स्टाफ रूम में मिलेंगे। तो हर टीचर की प्लेस फिक्स है ताकि टीचर्स को ढूंढना आसान रहे। इसी तरह फर्स्ट एड बॉक्स भी फिक्स है, वहां पर मिल जाएगा आपको। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो कोई फिजिकल रिसोर्स हो और चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्स हो, कोई भी रिसोर्स हो, हर रिसोर्स की प्लेस फिक्स होनी चाहिए ताकि उनको ढूंढने में, सर्च करने में हमारे एफर्ट्स और टाइम का वेस्टेज ना हो। अब अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो ना किया जाए तो टाइम का वेस्टेज होगा, हमारे एफर्ट्स वेस्ट होंगे और हम अपने काम को कर भी नहीं पाएंगे। लेकिन इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से क्या होगा, हम अपने एफर्ट्स को, अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब है कि यहाँ पर प्रिंसिपल और डिसिप्लिन में कि रूल्स एंड रेगुलेशंस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्लियरली सबके साथ ऐड ऑन करना चाहिए। ये नहीं कि रूल्स एंड रेगुलेशन सबके लिए अलग अलग है। अब ये नहीं कि नो स्मोकिंग है तो नो स्मोकिंग सिर्फ छोटे के लिए या टॉप लेवल वाले स्मोकिंग कर सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस बनाई गई हैं वो सब लोग ऑनेस्टली फॉलो करें और जो फॉलो ना करे उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन में यही बताया गया है कि सारे वर्कर्स, सारे एम्प्लॉइज जो भी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस हैं, जो भी अनुशासन के प्रति वहाँ के नियम हैं, उन नियम का कहीं ना कहीं ईमानदारी के साथ पालन करें। फिर अगर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिसबिहेव होगा और उससे कहीं ना कहीं आपस में मनमुटाव, आपस में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, जिससे कहीं ना कहीं वर्कर्स का जो आपस में रिलेशन है वो भी खराब होगा। फिर उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है? कहते नहीं है कि एक नजर से सबको देखा जाए।
ऐसा ना हो कि उनको किसी और नजर से देख रहे हैं, हमको किसी और नजर से देख रहे हैं। अब पता चला वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट में लड़ाई हो गई। अब वो लड़ाई जब पहुंची टॉप लेवल पे, तो टॉप लेवल क्या कर रहा है भाई, वो बेचारा सबऑर्डिनेट छोटा सा है, वो नीचे काम कर रहा है और वो ऊपर बैठा है सुपीरियर, तो टॉप लेवल ऐसा ना हो कि उसकी तरफ फेवर कर जाए सुपीरियर की तरफ। वहां पर इक्विटी का मतलब है कि एक नजर से देखना कि अगर सुपीरियर की गलती है तो पनिशमेंट सुपीरियर को मिले, और अगर सबऑर्डिनेट की गलती है तो पनिशमेंट सबऑर्डिनेट को मिले। किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए चाहे कोई भी हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसी को बोला गया प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। और अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया जा रहा है तो इससे कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज के अंदर एक ट्रस्ट पैदा होगा, एम्प्लॉइज के अंदर एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन होगा, और एम्प्लॉइज कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ऑनेस्ट रहेंगे, क्योंकि जब उनको वहाँ जस्टिस मिलेगा तो वो भी वहाँ खुश रहेंगे। लेकिन अगर इसको फॉलो नहीं किया जाएगा तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा भाई, जब पक्षपात किया जाएगा, जब डिस्क्रिमिनेशन होगा, मतभेद होगा, तो कहीं ना कहीं जिसके साथ भी पक्षपात किया जाएगा वो उस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से काम नहीं करेगा। जिसके साथ भी इनजस्टिस होगा वो वहां पर या तो रुकेगा नहीं, और रुकेगा तो उस तरीके से पूरे मन से काम नहीं करेगा। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, जैसे कहते हैं गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा जो थी उसका इनिशिएटिव लिया था। इनिशिएटिव मतलब कि उन्होंने उसकी शुरुआत की थी, उन्होंने उसके लिए पहला कदम उठाया था। इनिशिएटिव का मतलब होता है कि किसी भी चीज के लिए आगे आकर उसकी शुरुआत करना। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में यही बताया गया है कि हम अपने एम्प्लॉइज का, हम अपने वर्कर्स को इस तरीके से गाइड करें, इस तरीके से उन्हें मोटिवेट करें, या इस तरीके से उन्हें इंस्ट्रक्ट करें कि वो खुद इनिशिएटिव ले काम को करने की। ऐसा ना हो कि सारे वर्कर्स अब बैठे हैं एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जाए, इस तरीके से उन्हें समझाया जाए कि वो उस काम को करने के लिए खुद आगे आए, खुद इनिशिएटिव लें। फिर आता है स्पिरिट डी कॉर्प्स। स्पिरिट डी कॉर्प्स का मतलब क्या है, कहते हैं कि जैसे मान लो कि आप लोग मैच देखते हैं, अब अगर क्रिकेट मैच में सारे प्लेयर्स अपने लिए खेलने लगेंगे तो क्या टीम जीत पाएगी, और अगर जीत भी गई तो क्या वो सही तरीके से जीत होगी। जैसे एक मूवी थी चक दे इंडिया, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो भी प्लेयर्स हॉकी खेलते हैं, वो जो वुमेन टीम होती है हॉकी की, उसमें कुछ लोग होते हैं जो अपने लिए खेलते हैं, जिनकी वजह से टीम को नुकसान पहुंच रहा होता है। भले टीम जीत रही हो, मैं भी जीत जाए टीम, लेकिन जब हम इंडिविजुअली अपने लिए खेलेंगे तो वो उतना बेटर रिजल्ट नहीं देता है। तो स्पिरिट डी कॉर्प्स में भी यही बताया गया है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वर्कर काम करें तो उनके अंदर एक टीम भावना हो, एक स्पिरिट हो, जज्बा हो काम को करने की, और जज्बा हो लक्ष्य को पाने की। और स्पिरिट डी कॉर्प्स में कि टीम वर्क को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है, कि हम हमेशा एक एज अ टीम काम करें, ना कि एज अ इंडिविजुअल काम करें। जब एज अ टीम काम करेंगे तो कहीं ना कहीं टीम वर्क is more better than individual। फिर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन। अब स्कॉलर चेन में क्या होता है जरा देखिए, जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 तरीके के लेवल हैं। एक है हमारा टॉप लेवल, एक है मिडिल लेवल, और एक है लोअर लेवल। तो अब स्कॉलर चेन बताया गया इसमें, इस पेपर में, कि अगर टॉप से कोई भी इंफॉर्मेशन रिलीज हो रही है, यहां से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन निकली है, तो वो इंफॉर्मेशन जब नीचे डाउनवर्ड की तरफ जाएगी तो वो एक प्रॉपर चेन में फॉलो होकर जाए। इस चेन में जितने भी हर लेवल पे जितने भी एम्प्लॉइज हैं, जो भी वर्कर्स हैं, तो सब तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए, कोई भी इस चेन से स्किप ना हो, छूटे ना। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर जाएगी तो वो भी प्रॉपर चेन में ही इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होनी चाहिए। जिग जैग वे में इंफॉर्मेशन ना हो कि टॉप लेवल सीधे इधर आ गया या ये सीधे उधर चला गया। ठीक, तो ये बताया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन में कि इंफॉर्मेशन मस्ट बी सर्कुलेट, इंफॉर्मेशन मस्ट बी कम्युनिकेट इन प्रॉपर वे, इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, एंड नो एम्प्लॉय कैन स्किप फ्रॉम दिस चेन। और कोई भी एम्प्लॉय इस
चैन से स्किप नहीं किया जा सकता, सब तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। फिर आता है सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब ये बताइए, मान लीजिए कहीं पर 100-200 लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर अगर कोई एक अकेला आदमी अपनी बात रख रहा है, बाकी सब अलग है, एक तरफ है, तो बताओ उस इंडिविजुअल की बात इंपॉर्टेंट मानी जाएगी या बाकी लोगों की, जहां पर मेजॉरिटी है तो मेजॉरिटी को ही ध्यान में रखकर काम किया जाएगा। तो ही बताया गया सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हम हमेशा जनरल इंटरेस्ट की बात करेंगे, किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो सारे एम्प्लॉयज की बात होगी, एक एम्प्लॉय को लेकर बात नहीं की जाएगी। और अगर यहाँ पर किसी का भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय का इंटरेस्ट, उसका जो हित है, अगर उसका हित अलग है, जैसे मान लेते हैं ये एक एम्प्लॉय है, अब एम्प्लॉय के अपने गोल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल होता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का अपना गोल है। तो बताया गया कि ये जो एम्प्लॉय है, इनको इस तरीके से गाइड करना कि इन इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है, इनका जो हित है, उसको मोल्ड करके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ले जाना, ताकि इन्हें लगे कि ये जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे, और जितना ज्यादा काम करेंगे अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव होगा। तो बताया गया है कि यहाँ पर हमेशा जनरल इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, इंडिविजुअल की ना बात हो, किसी एक की बात ना लेकर सबकी मेजॉरिटी की बात माननी चाहिए। फिर है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। तो इस प्रिंसिपल में बताया गया कि जिसको जितनी जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी के बराबर उसको उतनी ही पावर भी मिलनी चाहिए। मतलब हमारी जो अथॉरिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के क्या होनी चाहिए? बराबर। कि अगर मुझे किसी भी काम की जिम्मेदारी मिली है, तो उस काम से जुड़े जितने भी डिसीजंस हैं, उन डिसीजंस को लेने की पावर भी मुझे मिल जाए, ताकि उस काम को करने में जब भी डिसीजन लेने का समय आए तो हम बिना देरी के डिसीजन आसानी से ले सकें। लेकिन जिम्मेदारी तो दे दी, मगर उस काम के डिसीजन को लेने की पावर नहीं दी गई, तो अब पता चला हम जब काम करने जा रहे हैं तो डिसीजन के लिए हम कहीं और जा रहे हैं पूछने, तो इस तरीके से काम में भी क्या होगा? डिले होगा। तो वही बताया गया कि जिसको जितनी जिम्मेदारी है उसको उतनी ही पावर भी मिलनी चाहिए। फिर आता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? मतलब कंट्रोल सिर्फ टॉप के पास होनी चाहिए या कंट्रोल पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सब में बांट देना चाहिए? पावर सिर्फ फ्यू हैंड्स में ही सिमटी रहनी चाहिए या पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके काम करना चाहिए? तो अब जरा समझिए, अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, छोटा है, बहुत ही छोटे लेवल पे काम हो रहा है, तो वहां पर अब पावर सब में बांटने की जरूरत नहीं है। वहां कुछ लोगों को हम अकेले या कुछ लोग ही मिलकर उन सबको कंट्रोल या हैंडल कर सकते हैं। तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जनरली बताया गया है कि सेंट्रलाइजेशन चलना चाहिए। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है, रिलायंस जैसे, टाटा जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स काम करेंगे, बहुत सारे एम्प्लॉइज काम करेंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, सबको कंट्रोल करना सिर्फ कुछ लोगों के बस की बात नहीं होती है। तो वहां पर सब में कहीं ना कहीं अलग अलग लेवल पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो वहां पर हमें डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी एक्सेप्ट करनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है, हाँ इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपके हो गए सारे प्रिंसिपल्स जो फ्यूल ने मेंशन किए थे। और अब फ्यूल के प्रिंसिपल के बाद अब हम अगली बात करेंगे टेलर के प्रिंसिपल की। तो ये टॉपिक आप लोगों का कवर हो गया, और इस टॉपिक के बाद अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये टेलर के प्रिंसिपल्स के ऊपर चर्चा करेंगे और आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग इस टॉपिक को देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। इसके ऊपर से केस स्टडी आती रहती है, किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर एक केस दे देगा कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो बताइए इसमें कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट हुआ, या हो सकता है केस स्टडी ऐसे बना दे कि उसमें पूछे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट किया गया, तोड़ा गया। तो आपको इसकी केस स्टडी भी दी जा सकती है। तो
तो इन प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़ ले। बहुत ही सिंपल और जनरल बातें हैं, इसमें कोई भी प्रिंसिपल ऐसा है जो आपको लग रहा हो कि नहीं ये तो हमें पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है। लेकिन आपने जितने भी पॉइंट्स पढ़े वो सारे पॉइंट्स आपको पहले से ही पता है, और ये सारे पॉइंट्स और ये सारी चीजें हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो होती हैं, वहां पाई जाती है, वहां देखी जाती है। तो आप लोग इन्हें अच्छे से रीड कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, और बाकी अगला टॉपिक हम लोग अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे टेलर के प्रिंसिपल के बारे में। ओके, तो थैंक यू बच्चों, एंड हैव अ नाइस डे, एंड घर पर रहें, सेफ रहें, और ना ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। थैंक यू।